नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबरें आपको बता देते हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुशांत के साथ रिश्तों पर उठते सवाल के बीच रिया का नया पैंतरा सामने आ गया है। सुशांत के नोटबुक के पेज को जारी किया गया है। वहीं रिया की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया गया है। ईडी दफ्तर में आज रिया के भाई शोभिक से पूछताछ हो रही है। वहीं कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ छेड़छाड़ के मामले में प्रोटेम स्पीकर ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले को देखते हुए जीतू पटवारी ने अपने ट्विटर हैंडल से वो फोटो हटा भी लिया है, वो पोस्ट हटा भी लिया है। वहीं कोरोना का जिक्र करते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 37,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 10 अगस्त से ट्रकों के पहिए थम जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कल भोपाल में होने वाली संघ की बैठक पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। रविवार को राजधानी में टोटल लॉकडाउन के दौरान संघ की बैठक पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान संघ की बैठक नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की इस आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संघ को सलाह न दें। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ सरकार कह रही है कि लॉकडाउन है और संडे को लॉकडाउन घोषित कर दिया भोपाल में, और उसके बावजूद आरएसएस वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं, बीजेपी वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अजीब विचित्र है कि बैठक लेने के लिए लॉकडाउन नहीं है और बाकी जनता के लिए लॉकडाउन है, कोरोना है। और मैं शुरू दिन से बात कहता आ रहा हूँ कि तमाम प्रदेश के अंदर इस टाइम महामारी की हालत है, लेकिन सरकार और आरएसएस केवल चुनाव जीतने और चुनाव लड़ाने और सत्ता पाने का काम कर रही है। कोरोना से सही तरीके से निपटने के लिए कोई तैयारी न सरकार की, और बहुत अफसोस वाली बात है कि फिर 2 दिन बैठक भोपाल में होगी। आरएसएस प्रमुख भी आए, वो बैठक लेंगे, लॉकडाउन में भी लेंगे। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब इनकी चल रही है जो समझ में आ रहा है। इन्हीं के नियम है, इन्हीं के बनाए हुए कायदे, जैसा चाह रहे हैं वैसी सरकार चला रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना काल में सेवा और सहयोग की भावना से काम करने वाला संगठन रहा है, और इसकी प्रेरणा से भी तमाम स्वयंसेवक और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी सेवा और सहयोग की लगातार गतिविधियां आयोजित की हैं। संघ ने कभी अनुशासन, कभी संयम नहीं त्यागा और ना ही किसी प्रकार की कोई नियम कानून का उल्लंघन किया, न करने वाले हैं। कम से कम वो लोग ज्ञान ना दें जो खुलेआम सरेआम कानून तोड़ने का आह्वान करते हैं। वो लोग ज्ञान ना दें जिनकी पार्टी की पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक शासन के बनाए नियम कानून का उल्लंघन करती हुई विजय लक्ष्मी साधो जी राजनीतिक कार्यक्रम कर रही हैं, भाषण दे रही हैं, स्वयं डॉक्टर हैं और कोरोना के बनाए नियम कानून का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। अच्छा होगा कि अपना काम करें और नियम कानून का पालन करें और लोगों को करने दें। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए विवादित ट्वीट पर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने संज्ञान लिया है और गृह मंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही प्रोटेम स्पीकर ने जीतू पटवारी से इस मामले पर जवाब मांगने की बात कही है। वहीं विवादित मामले को लेकर विवाद बढ़ने के बाद जीतू पटवारी अपने ट्विटर हैंडल से विवादित पोस्ट को हटा देते हैं। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। कमलनाथ सरकार के 6 महीनों के फैसलों की जांच के लिए कैबिनेट कमेटी के गठन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि पहले गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट सार्वजनिक करें।
साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने की इस तरह की कोशिश सरकार कर रही है और यह कदम उठा रही है। कांग्रेस के इन सवालों का जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कई फैसलों में अनियमितता थी, सभी रिपोर्ट सार्वजनिक होंगी, इसके कोई दुर्भावना इसमें नहीं है। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार जी के आखिरी 6 महीनों के कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों के समूह की एक कमेटी बनाई है और मजे की बात यह है कि उसमें उन मंत्रियों को शामिल किया गया है जिनके खुद के विभागों की जांच होनी है। इसके पहले एक और मंत्री समूह की समिति उन्होंने बनाई थी यही जांच करने के लिए, जिसमें तुलसीराम सिलावट भी थे और इस कमेटी में, नई कमेटी में गोविंद राजपूत जी हैं। तो उस पहली समिति ने क्या जांच की और जांच में क्या पाया, इसके तथ्य सार्वजनिक करना चाहिए और उस कमेटी को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है और ये इसलिए आवश्यक है कि कांग्रेस सरकार में अनेक निर्णय ऐसे हुए हैं जिनमें अनियमितताएं समझ में आती हैं, इसलिए कैबिनेट सब कमेटी उसको रिव्यू करेगी और अगर कहीं पर ऐसे विषय हैं तो उसके आधार पर अपनी सिफारिश सरकार को करेगी। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने के लिए पूरा जोर लगा रही है। शिवराज सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में गद्दी छोड़ो अभियान चलाने का फैसला लिया है। ब्लॉक स्तर तक प्रदेश सरकार के खिलाफ गद्दी छोड़ो अभियान चलाने के साथ ही यूथ कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया पर रोजगार दो अभियान चलाने का फैसला कर रही है। वहीं कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं और जनता का भरोसा बीजेपी पर है और वो कांग्रेस के गुमराह अभियान से भ्रमित नहीं होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है, नेता है, ये जरूर अब नारा चलाएंगे कि जिस तरह से अंग्रेजों को भगाने का काम हमारी पार्टी ने, कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने देश की जो अर्थव्यवस्था चौपट की है, देश के नौजवानों को रोजगार देने में जो विफल रही है, महंगाई कम करने में जो विफल रही है, इन सब बातों को लेके भाजपा गद्दी छोड़ो ऐसा अभियान चलाने वाली है। अब ये 9 अगस्त को अगर जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, नहीं तो 9 अगस्त से ये पार्टी कार्यक्रम शुरू करने वाली थी। युवा कांग्रेस अपने 60वें स्थापना दिवस पे एक बड़ा अभियान चलाएगी। इस ऑनलाइन अभियान के माध्यम से जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और युवाओं के सबसे बड़े मुद्दों से भागने का काम कर रही है, जिस सरकार ने 6 साल पहले 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार देने की बात करी थी, वो 12 करोड़ रोजगार तो खत्म करिए, साथ में जो 12 से 14 करोड़ रोजगार लगभग इस अनियोजित लॉकडाउन के कारण हिंदुस्तान के अंदर खत्म हुए। युवा कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के दिन सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चला के रोजगार दो अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस तो केवल लूटने खसोटने के लिए सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उसके ये सपने पूरे हो नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता और खासकर युवा ये चाहते हैं कि अब कांग्रेस और कमलनाथ इस मध्य प्रदेश से दूरी रहें तो अच्छा होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार का आज दूसरा दिन है। आज सुशासन पर मंथन हो रहा है। बिना सुशासन के सरकार द्वारा विकास के लिए गए फैसले या तय किए गए लक्ष्य अधूरे हैं, यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नियम कानूनों को सरल बनाना होगा, सबके लिए न्याय की व्यवस्था करनी होगी, जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक के तौर पर काम करना होगा, सरकारी काम में तेजी लाने के लिए आईटी का इस्तेमाल करना होगा।
सकते हैं, उसमें पहले भी अनेकों काम किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, मन में अब एक ही संकल्प है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के लिए शिक्षा नीति में भी परिवर्तन, रोजगारोन्मुखी शिक्षा जो 6वीं से ही तय किया है वोकेशनल एजुकेशन का, मध्य प्रदेश उसको लीड करेगा। केवल अक्षर ज्ञान नहीं, शिक्षा के 3 उद्देश्य, ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के संस्कार देना। तो ज्ञान को देंगे लेकिन हम कौशल भी देंगे ताकि रोजी रोटी के लिए भटकना ना पड़े। एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया। चंबल एक्सप्रेस वे केवल सड़क नहीं होगी, उसके दोनों तरफ, क्योंकि हमारे पास काफी जमीन पड़ी हुई बीहड़ों की, दिल्ली से 3.5-4 घंटे में मुरैना आ जाती, वहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन सकते हैं, वहां नई टाउनशिप की कल्पना की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के शोरूम में चोरी हो गई है। 4 नकाबपोशों ने शोरूम में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। खिड़की के रास्ते पहली मंजिल पर ये चोर घुसे थे। चोरों ने शोरूम में करीब 30 से ज्यादा ताले तोड़े। 3.5 लाख का कैश, सोने और चांदी के सिक्के समेत करीब 8 लाख का माल ले उड़े हैं। शोरूम में लगे हुए सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। 4 घंटे तक शोरूम में ही ये चोर रहे हैं। चूनाभट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदिशा के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए लगभग 7 लाख टन गेहूं में से 13,600 क्विंटल गेहूं गोदाम में रखा सड़ गया है। गेहूं की खरीदी होने के बाद प्रशासन इसका ठीक से भंडारण और परिवहन नहीं कर पाए, जिसके कारण पूरा का पूरा गेहूं खुले आसमान में बेमौसम बारिश में भीग चुका था। आनन फानन में भीगे गेहूं को गोदामों में रखवाया गया और जब बेचने के लिए गोदामों को खोला गया तो गेहूं पूरी तरीके से सड़ चुका था। सड़े गेहूं की हालत ऐसी है कि उसे मवेशियों को भी नहीं खिलाया जा सकता। नागरिक आपूर्ति निगम इस समय गेहूं की नीलामी कर रहा है और नतीजा 3,000 रुपये क्विंटल बिकने वाला गेहूं 521 से 571 रुपये क्विंटल में बिक रहा है। इन सबके बीच जिला प्रशासन और गेहूं को रखने वाली संस्थाओं के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। हमारा ये आरोप है कि जो सड़ा हुआ गेहूं, जैसे वो कह रहे हैं कि जानवर भी खाने लायक नहीं है, अगर उस गेहूं को व्यापारियों को बेचा जाएगा 571 रुपये और 600 रुपये कुंटल में, तो उसका उपयोग व्यापारी क्या करेगा? और व्यापारी जब उसे किसी अच्छे माल में मिला के बेचेगा तो निश्चित रूप से हमारी जनता को खाने में नुकसान हो। केरल विमान हादसे के बाद देश भर के एयरपोर्ट पर रनवे की व्यवस्थाओं और आपदा प्रबंधन को लेकर नए सिरे से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंदौर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्थाओं का सांसद शंकर लालवानी और डायरेक्टर अरिबान्ना ने जायजा लिया है। एयरपोर्ट अधिकारियों को विमानतल की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं में कई बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। केरल में जो हादसा हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए आज इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ दौरा किया और इस दौरे में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती है, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उस बात को लेकर हमने आज दौरा किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारी थे, उन्होंने बताया किस प्रकार की क्या आवश्यकता है। खास करके जिस प्रकार से बताया गया कि जब लैंडिंग के बाद जो फ्रंट एरिया है उसमें जो अप्रोच होना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी होती है, जो नाम से कोई इमरजेंसी के बाद 1.5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, ऐसे इमरजेंसी के जो भी चीज़ें हैं वो पहुँचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अप्रोच उस एंड पे है नहीं, उस गेट पे है नहीं। आज हमने पूरा पैदल दौरा करके देखा किस प्रकार से वहाँ अप्रोच हो सकती है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिला प्रशासन के साथ बैठकर, जिला प्रशासन के लोग भी आज थे
उनके साथ बैठकर हम उस पर जरूर विचार करेंगे। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में कुल 18,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से डाले जाएंगे। 17,000 करोड़ प्रधानमंत्री सम्मान निधि और 1,000 करोड़ वेयर हाउस आदि की सब्सिडी के तौर पर किसानों के खाते में डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने यह जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह से अब किसानों को फायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश के मंत्री गिरिराज दंडोतिया मेरे साथ हैं। सर, सरकार के खिलाफ कांग्रेस जो है या विपक्ष का है गद्दी छोड़ो अभियान चला रही है और उनका कहना यह है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो निर्धारित संख्या से ज्यादा हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ फिजूल की बातें जनता में बकवास कर रही है। कांग्रेस धरातल पर खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के पास न कोई लीडर है न कोई विचारधारा है। कांग्रेस के पास सब कुछ नहीं बचा है। इन बातों से गद्दी छोड़ो या गद्दी ले लो, आप इनके पास जब 15 महीने से ये गद्दी रही थी, 15 महीने इस गद्दी को जो संभाल नहीं पाए, एक बटन से एक स्विच से उनके खाते में चला जाएगा 1,000 करोड़ रुपया। एग्रीकल्चर, मैं कृषि मंत्री हूं, एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए जो उनके वेयर हाउस होते हैं, जो उनके कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनकी सब्सिडी 1,000 करोड़ रुपया एक बटन से उनके खाते में पहुंच जाएगी और उनके लिए ये कितना बड़ा अवसर है किसानों के लिए। तो गिरिराज साहब दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ बल्कि उनके ऊपर ब्याज बढ़ गया, जिसे अब शिवराज सिंह की सरकार कम करने का काम कर रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ कासमी, न्यूज़ 18। खबर विदिशा से 7 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान कार से ये नोट बरामद हुए हैं। कुछ पुराने बंद हो चुके नोट भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी गुजरात और महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। गंजबासौदा पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर जबलपुर से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल के जरिए युवती को प्रेम जाल में फंसाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती से वीडियो चैटिंग के दौरान अश्लील वीडियो बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। शाजापुर के नजदीक नेशनल हाईवे 52 की रेजवास टोल प्लाजा पर 1 दर्जन अज्ञात लोगों ने तैनात कर्मचारी पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लैस होकर किए गए हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। रीवा की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा बाजार में किसी सिरफिरे युवक ने पेट्रोल बम फेंक सनसनी फैला दी। पेट्रोल बम सड़क में गिरा था, जिसके बाद तेज धमाका हुआ। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आगे बढ़ते हैं। रतलाम के डालू मोदी चौराहे क्षेत्र में आज बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। यहां दुकान खाली करवाने के लिए आधा दर्जन बदमाशों ने केमिस्ट के साथ मारपीट की। मारपीट का पूरा जो मामला है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर ग्वालियर से, जहां पर ठेला दुकानदारों ने निगम के कर्मचारी को पीट दिया है। इंदरगंज के राम मंदिर इलाके की घटना बताई जा रही है। ठेला हटाने को लेकर विवाद हुआ। ठेला वालों ने अवैध वसूली का आरोप भी लगाया है। खबर रीवा से, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष को क्या जमकर लाठी डंडे चले। 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। सतना के अमरपाटन कस्बे में तेज बारिश के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। हरचट की पूजा के लिए सामान बेच रहे व्यापारियों के बीच विवाद के बाद ये हाथापाई की नौबत आई। खबर गुना से, जहां पर रेलिंग तोड़ नदी में गिरा ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे ये ट्रक जा गिरा। ड्राइवर की इस हादसे में मौत हो गई है तो क्लीनर घायल बताया जा रहा है।
बैतूल के भीमपुर ब्लॉक में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां 2 सरकारी स्कूलों में निःशुल्क वितरण के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाई जा रही पाठ्य पुस्तक उफनती ताप्ती नदी में बह गई। जो बची वो भीग गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।